नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सिवनी की बंडोल में हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जो दिल दहलाने वाली है। सीसीटीवी तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बंडोल के अलोनिया टोल प्लाजा पर एक तेल टैंकर खड़ा हुआ है जो टोल नाके पर अपनी पर्ची कटाकर वहां से निकलने के इंतजार में है। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार वहां आती है और सीधे टैंकर को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, तो वहीं टैंकर भी कई मीटर तक आगे की तरफ बढ़ जाता है। हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 3 बच्चों की हालत हादसे में अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे में मरने वाले सभी लोग बेंगलुरु के रहने वाले थे। बेंगलुरु के रहने वाले परिवार के लोगों की इस हादसे में जान चली गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जोरदार भिड़ंत हुई, जबरदस्त टक्कर हुई और इसमें 5 लोगों की जान चली गई। टैंकर खड़ा रहता है, टोल प्लाजा पर पर्ची कटा रहा होता है, लेकिन अचानक से पीछे से तेज रफ्तार कार आती है और वो इस टैंकर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि टैंकर अपने आप आगे की तरफ बढ़ जाता है और कार के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। इस दौरान जो लोग वहां पर, कर्मचारी जो वहां पर मौजूद रहते हैं, वो भी कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या हो गया और कैसे हो गया। इनमें से एक शख्स को तो आप अभी देखेंगे, जो ये टोल प्लाजा जहां लिखा हुआ है वहां पर अब आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। ये टैंकर के पास से गुजर रहे थे और जैसे ही टैंकर आगे बढ़ा, ये टैंकर के नीचे लेट गए। गनीमत रही कि सही समय पर इनके दिमाग ने सही काम किया और इनकी जान बच गई, लेकिन कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों का होगा। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। शीत सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कैश कांड को लेकर कहा, सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद आते हैं। अभी चुनाव आयोग के निर्देश आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम कह चुके हैं इस मामले में कानून अपना काम करेगा। बंगाल को कंगाल कर दिया निर्ममता ने। विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र है और इसमें सभी जनहित के मुद्दे प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आएंगे। सर्वदलीय बैठक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी संभवतः इतवार को बुलाएं, ये उनके विवेक पर है, लेकिन अभी तक सभी की उपस्थिति होगी ऐसा विचार है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेकर अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। इधर 7 दिन बाद होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर विधायकों से कोरोना रिपोर्ट्स मांगी गई है। विधानसभा ने कलेक्टर से विधायकों की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित 32 विधायक पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं 23 दिसंबर से विधानसभा में भी कोरोना जांच होगी, जिसमें विधानसभा के अफसर और कर्मचारियों को जांच करानी होगी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं से संवाद किया। सीएम ने वर्चुअली इन स्ट्रीट वेंडर से बातचीत की है। सीएम ने इस मौके पर 20,000 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया है। सभी के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। 28 दिसंबर को आजीविका मिशन के ग्रुप में 150 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए परिचय पत्र जारी किए जाएंगे ताकि कोई अनावश्यक परेशान न करे। गांव हो या फिर शहर, गरीब आदमी को कहीं भी परेशान नहीं किया जाएगा। इसलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं।
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को मैं बधाई देता हूं, वो बहुत मेहनत से काम में लगे, नित नई योजना बना रहे हैं। और आजीविका मिशन का काम तो है ही अद्भुत। देखना 3 साल में आजीविका मिशन की बहनें आसमान पे जाएंगी, बहुत काम खड़ा करेंगी। अब हम रुकने नहीं वाले, लेकिन यहां मध्य प्रदेश गढ़ देंगे। राशन, मकान, बच्चों की पढ़ाई, सब में मदद करूंगा। आखिर आपके परिवार के सदस्य हो, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अपनी कोशिश से भगवान की कृपा रहेगी, हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आज जिन 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स बहनों और भाइयों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, 10,000 रुपया उनके खाते में आ रहे हैं, आएंगे, उससे उनका काम धंधा और बेहतर चले और अगले बार फिर 20,000 और दूसरों को देंगे। लगातार काम चलेगा। इसलिए जिनका नंबर नहीं आया वो घबराए नहीं, तुम्हारा नंबर भी आएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मिलकर अपनी गरीबी भी दूर करें और नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़े। बेरोजगारों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि देश में सर्वाधिक युवा मध्य प्रदेश में रोजगार के अभाव में आत्महत्या करते हैं और अब 3 स्वरोजगार योजनाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी में पहले ही कई लोगों का रोजगार छिन चुका है, आर्थिक स्थिति भयावह हो चुकी है। ऐसे में इन योजनाओं के बंद होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी, युवा हताश होगा। कमलनाथ के ट्वीट का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे वो सवाल कर रहे हैं जो युवाओं को ढोर चराने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लोन देना बंद नहीं किया गया, अभी होल्ड किया गया। सरकार योजना को रिडिजाइन कर रही है। इनको तो अधिकार ही नहीं है, ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। इनने तो योजना को वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बता दें कितने दिए इनके समय। जिनने युवाओं को तबाह कर दिया वो सवाल पूछ रहे हैं। योजना बंद नहीं की गई, योजना के स्वरूप में परिवर्तन का विचार अभी चल रहा है, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि योजना की एक रीडिजाइनिंग जरूरी है, जिससे जरूरतमंद को, क्षमतावान को, जिसमें टैलेंट है, जो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, ऐसे युवाओं को भी लाभ मिले। इसलिए हमने अभी ये कहा है कि इसको एक बार फिर से बनाते हैं। प्रदेश में जल्द नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। उधर दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए चयन समितियां बनाई हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए 2 समितियां बनाई जाएंगी। महापौर के टिकट के लिए प्रदेश स्तर की समिति बनाई जाएगी। पार्षद के टिकट के लिए संभाग कमेटी की समिति बनाई जाएगी। 3 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव के मोड में रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव के आपने रिजल्ट देखे, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुए उसके रिजल्ट देखे, और आने वाले दिनों में निकाय चुनाव जो होंगे उसमें भी परिणाम आपको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। जो पूरी पद्धति है, प्रक्रिया है, उसका पूरा पालन होता है। चयन समितियां भी होती हैं, वे सामूहिक रूप से निर्णय भी करती हैं। और तीसरी बात, कांग्रेस के लोगों को इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वे नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी की बैठक करते हैं, मुखिया ही गायब हो जाता है। बिना दूल्हे की बारात, कमलनाथ का पता नहीं है। किसान आंदोलन होता है तो पता नहीं, नगर निकाय के लिए बैठक होती है तो पता नहीं। तो वहां तो हिटलरशाही चल सकती है कुछ लोगों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से जो भी निर्धारित पद्धति है उसके अनुसार निर्णय होते हैं। निकाय चुनाव के निर्णय भी होंगे। इधर कोरोना का प्रभाव नगरीय निकाय चुनाव पर भी पड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए सरकार से 20 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि मांगी है, जिसको मास्क, सैनिटाइजर और पीपी किट पर खर्च किया जाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य संचालक को नोडल अफसर बनाया है। जिलों में सीएमओ नोडल अधिकारी होंगे।
सागर में मसालों में मिलावट करने वाले एक व्यापारी पर एनएसए लगाया गया है और पुलिस ने मसाला व्यापारी प्रताप आहूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रताप आहूजा मिलावट कारोबार से जुड़ा हुआ था। मकरोनिया थाना अंतर्गत एक मसाला व्यापारी के विरुद्ध मिलावट संबंधी कार्रवाई खाद्य विभाग और पुलिस विभाग से शुरू की गई थी। उसमें चूंकि उनका पूर्व का भी इस तरह का रिकॉर्ड था, उनके विरुद्ध एनएसए का प्रकरण जो है डीएम न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। डीएम साहब के द्वारा उसमें आदेश जारी होने पर उनको जो है निरुद्ध करके और जेल दाखिल किया गया। राजगढ़ में भोपाल लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की है और लोकायुक्त टीम ने उप महाप्रबंधक का रितेश श्रीवास्तव को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि कार्रवाई बिजली ठेकेदार सुरेंद्र गुर्जर की लिखित शिकायत पर की गई है। गौरतलब है कि ब्यावरा संभाग के विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक हैं रितेश श्रीवास्तव, जिन्हें लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मुरैना में पुलिस ने 10 लाख की कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो 10 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है और अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 दिन में 1 करोड़ की शराब बरामद की गई है और उन माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस के भरोसेमंद सिपाह सालारों में से एक मोतीलाल वोरा हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से एक शून्य पैदा हुआ है जिसे भर पाना संभव नहीं। कांग्रेस के भरोसेमंद सिपाह सालारों में से एक मोतीलाल वोरा की सांसों की डोर थम गई। 93 साल के वोरा ने दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में अंतिम सांस ली। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में शामिल रहे जिन्हें हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष का आशीर्वाद मिलता रहा। हालांकि मोतीलाल वोरा का जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश रही। दुर्ग में पत्रकारिता करते हुए ही पार्षद निर्वाचित होने और फिर विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाना मोतीलाल वोरा के राजनीतिक समझ और विचारों को रेखांकित करता है। वोरा जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी संभाला। मोतीलाल वोरा को कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सिपाह सालारों के रूप में पहचाना जाता है। उनकी दिलचस्पी पत्रकारिता, राजनीति, फुटबॉल और वॉलीबॉल में रही। 20 दिसंबर 1928 को राजस्थान नागौर जिले में जन्म हुआ, लेकिन युवावस्था में ही उनका परिवार मध्य प्रदेश के दुर्ग में जा बसा। पढ़ाई लिखाई कर पत्रकारिता और समाज सेवा करते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहचान बनाई। मोतीलाल वोरा को खेलों के साथ ही किताबें पढ़ने का भी शौक रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खोया है, तो देश ने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। वो सज्जन, सचरित्र, शालीन और अजातशत्रु राजनेता थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करें तो मोतीलाल वोरा ने 1968 में कांग्रेस ज्वाइन की। इससे पहले वो दुर्ग नगर निगम में पार्षद चुने जा चुके थे। 1972 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजय हासिल की। इस दौरान मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने मोतीलाल वोरा को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। इसके बाद मोतीलाल वोरा का राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा और 13 मार्च 1985 को वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि फरवरी 1988 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने सबको चौंका दिया।
लेकिन जल्द ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। आपको बता दें कि उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी देश की सेवा की। वोरा को 16 मई 1993 को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद वे 1998 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वे कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद पर भी रहे। वोरा कांग्रेस जनों के साथ दूसरी पार्टी के नेताओं के भी लोकप्रिय रहे। उनका कद इतना बड़ा था कि सभी उन्हें सम्मान की नजर से ही देखते थे। लेकिन अब वे एक शून्य छोड़ गए हैं, जिसे भर पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोतीलाल वोरा के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। परिवार के लोगों से मुलाकात की है और शोक संवेदनाएं प्रकट की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी क्षति है जो कभी भरी नहीं जा सकती। राजनीति के ऐसे वट वृक्ष थे जिन्होंने न केवल कांग्रेस पार्टी की सदा सेवा की, पर राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की सेवा में उनका योगदान विस्मरणीय रहेगा। वोरा साहब का मृदुभाषी स्वभाव, नौजवान से नौजवान तक अपने आप को जोड़ने की उनकी क्षमता, उनकी कांग्रेस के सिद्धांतों, इस देश के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और इंसानियत का जज्बा, शायद ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति में न देखने को मिला न मिलेगा। वोरा साहब के जाने से न केवल कांग्रेस के करोड़ों साथियों को एक ऐसी क्षति हुई है जो कभी नहीं भरी जा सकेगी। अब आपको मिलवाते हैं मंजू बंबोरिया से, जो बॉक्सर हैं, बेंगलुरु और दिल्ली में ट्रेनिंग ले रही हैं, आजकल घर आई हुई हैं और खेतों में काम कर रही हैं। खेतों में फसल काट रही ये है मंजू बंबोरिया। आम लड़कियों से दिखने वाली मंजू बेहद खास हैं। मंजू बॉक्सर हैं और अब तक कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। खाचरोद गांव में रहने वाली मंजू की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बेहद गरीबी के बावजूद मंजू की प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखर रही है। मंजू एमपी की पहली महिला बॉक्सर हैं, जिन्होंने सीनियर बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। मंजू बेंगलुरु और दिल्ली में ट्रेनिंग भी ले रही हैं। मंजू को बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी। 11वीं की पढ़ाई के दौरान भोपाल में एक कोच ने उल्टे हाथ से पंच लगाते देखा। कोच ने यूनिवर्सिटी खेलने का ऑफर दिया। इसके बाद मंजू ने स्टेट में गोल्ड पर कब्जा जमाया। फिलहाल वो अपने घर आई हैं। घर आने पर मंजू ने अपने खेतों में काम किया। छतरपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 5वीं शाम बुंदेलखंड के कलाकारों के द्वारा शुरू की गई, जिसमें गायन, नृत्य और म्यूजिक पेंटिंग की प्रस्तुति देखने को मिली है। इसके बाद समारोह के संयोजक तथा फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला तथा अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। आरआई पर घूस लेने का आरोप लगा है। पीड़ित ने खुद स्टिंग किया है। तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए हैं। जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। स्टिंग के बाद पीड़ित ने वीडियो वायरल किया है। तो आरआई पर घूस लेने का आरोप है। पीड़ित ने खुद स्टिंग किया और उसके बाद फिर इस वीडियो को वायरल कर दिया। तहसीलदार ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।